हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्किल वेब चैनल में। मेरा नेम है ब्रजेश सिंह और स्टूडेंट्स आज आप लोगों का ये फर्स्ट क्लास है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, जो कि आपका सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी इसकी नीड थी, और अब क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, पास आ गया एग्ज़ाम स्टूडेंट्स, तो थोड़ा समय का अभाव होते हुए मैं फर्स्ट ईयर वालों का ही अभी तक कंटेंट बना पा रहा था। आज से हम लोग सेकेंड ईयर के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स ये जो सिलेबस है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन है। ठीक है, कॉमन होने के नाते क्या होगा कि इसको आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन के हों, चाहे आप फिटर ट्रेड के हों, ठीक है, चाहे आप और किसी ट्रेड के हों जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एक सब्जेक्ट है आपका आईटीआई कोर्स में सेकेंड ईयर में। वो सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि 2019 के बाद ये सिलेबस कॉमन हो गया है। ठीक है, तो सभी ट्रेड्स के लिए जहां जहां पे भी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस नाम का सब्जेक्ट है आपके आईटीआई कोर्स में, वो सब कॉमन है। ठीक है, तो 2019 के बाद ये कॉमन कर दिया। पहले अलग अलग ट्रेड्स का अलग अलग था, थोड़ा बहुत वेरिएशन था। बेसिकली ये साइंस और कैलकुलेशन से ही रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, तो थोड़ा वेरिएशन था, लेकिन अभी क्या है, डीजीटी ने इसको कॉमन सिलेबस बना दिया है। तो स्टूडेंट्स, कॉमन होने के नाते आप सभी के लिए एक ही सिलेबस है, तो आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर होगा, आसान होगा, और मुझे भी पढ़ाने के लिए आसान होगा क्योंकि सभी लोगों के लिए अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेशली इलेक्ट्रीशियन, फिटर और कोपा या जिस भी ट्रेड में चलती हैं, ठीक है, तो वो सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी कि भाई सेकेंड ईयर का भी कोर्स स्टार्ट किया जाए, तो आज से हम लोग इसका श्री गणेश करने चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अब जुलाई लास्ट में डीजीटी ने प्लान कर रखा है ऑनलाइन लेने का। और मान के चलिए कि अगर ये जुलाई लास्ट में नहीं होता है तो अगस्त फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में होगा। ठीक है, तो तैयार रहिए, ऑनलाइन पेपर होगा, सिंपल सा पेपर आता है, यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो यहाँ पे हम लोग करने चल रहे हैं, सेम वही चीज़ें हम लोग करेंगे। आज स्टूडेंट्स मैं एक बेसिक थ्योरी क्लास ले रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने आते हैं। ठीक है, तो उन सबको आप ढंग से तैयार करिए, उससे ज़्यादा बियॉन्ड कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एकदम लेक्चर्स को फॉलो करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करिए। ठीक है, इतना कर लीजिए, आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज की जो फर्स्ट क्लास है, देखिए उसमें हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, बल। ठीक है, जो कि आप लोग टेंथ क्लास में पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज थोड़ा और स्पेशल तरीके से हम लोग बल को समझेंगे, थोड़ा फील लेते हुए ढंग से समझेंगे चीज़ों को, है ना, पता चलेगी कि अपने जो लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, फोर्स का, बल का, ठीक है, ये क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे, या अपने सराउंडिंग में बल का क्या इफेक्ट है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके 2-3 लेक्चर्स और होंगे जो कंबाइंड आपको टोटल इससे रिलेटेड पूरी की पूरी थ्योरी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इसमें आप खुद ही देख रहे हैं, सामने है आपके बल है, बलों का निरूपण है स्टूडेंट्स। ठीक है, बलों का निरूपण और बलों के प्रकार, फिर परिणामी बल क्या होता है, बलों का अस्थाई और अस्थाई संतुलन क्या होता है, और लास्ट में इसमें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मजा आने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, मैं भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि बल क्या होता है। जैसा कि आप टेंथ के डेफिनेशन पढ़ के आते थे सबसे पहले, कि फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, फोर्स क्या है, एक तरीके का पुश और पुल है, लेकिन वो मजा नहीं आती। चीजें समझो, बल क्या है एक्चुअली, मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि बल क्या है, तो मेरा ये मानना है कि जैसे एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, भाई इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने पढ़ा, वैसे ही फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी वजह से आप किसी भी बॉडी के, मतलब किसी भी वस्तु के अवस्था में बदलाव कर सकते हो। जैसे मान लो रुकी हुई है कोई बॉडी है, ठीक है, तो आप बल लगा के क्या कर सकते हो, इसकी पोजीशन को बदल सकते हो, इसकी जगह को बदल सकते हो बल लगा के। तो मात्र दुनिया में एक ऐसी भौतिक राशि बल है जो आपको ये बताएगी कि किसी भी वस्तु की अवस्था में बदलाव कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बदलाव कैसे करते हैं वो चीजें आपको यहाँ पे सीखना है। मतलब समझो, मान लो कोई चीज रुकी हुई है, ठीक है, तो उसकी अवस्था क्या है, रेस्ट पोजीशन है। ठीक है, रुकी हुई अवस्था विरामावस्था है। तो विरामावस्था से अगर आप गति अवस्था में लाना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो केवल एक ही तरीका है, उस पे आप उस वस्तु पे क्या कर दो, बल लगा दो। ठीक है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली बल है क्या। तो एक ऐसी भौतिक राशि जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है
किसी वस्तु में अवस्था परिवर्तन को करने के लिए जो एक राशि है, जो एक भौतिक राशि है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, मतलब आप बल लगा के ही किसी वस्तु की अवस्था में बदलाव कर सकते हो। ठीक है, न्यूटन साहब का प्रथम नियम भी यही बताता है, आगे चल के हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप समझो कि जो बल है उससे क्या होता है, किसी भी बॉडी की सिचुएशन में, किसी बॉडी की पोजीशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चेंज कर सकते हो। अच्छा, आप सोच रहे हो तो क्या अगर चेंज नहीं हुआ तो क्या बल नहीं लगता? तो हो सकता है कि चेंज ना हो, ठीक है, लेकिन चेंज करने का जो कॉज है, जो रीजन है, वो केवल और केवल फोर्स ही हो सकता है। चेंज ना होने का वजह क्या है? हो सकता है कि आप फोर्स कम लगा रहे हो, ठीक है, तो फोर्स कम लगाने की वजह से हो सकता है बॉडी की पोजीशन में चेंज ना हो, लेकिन बॉडी की अगर पोजीशन में चेंज करना है तो केवल एक ही चीज चेंज कर सकती है, वो है फोर्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो एक तरीके से बल क्या है? जब किसी वस्तु की भौतिक अवस्था में, है ना, बदलाव करना हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? बल लगाते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो आपको, अगर आपको समझ में आ जाती चीजें तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी पूरी करता हूँ, और ना तो आपको रटवाना चाहता हूँ मैं कि आप रट लो कि फोर्स इज अ पुश और पुल, ये चीजें नहीं बोलना है। ठीक है, आपको जो मैं बोल रहा हूँ सिंपल भाषा में, वो अगर आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से बल क्या है? ठीक है, बल वह भौतिक राशि है, ठीक है, वह भौतिक राशि है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, बस मैं तो ऐसे डेफिनेशन बनाता हूँ। ठीक है, कि जो भौतिक राशि के, मतलब एक ऐसी भौतिक राशि जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, उसको हम लोग बल कहते हैं। ठीक है, चलो आओ, तो अभी अभी इससे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स और मैं सिखाता हूँ आपको। देखो, इसको इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस सिंबल क्या होता है, तो हम लोग सिंबल के लिए शॉर्ट में लिखता हूँ, देखें। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है? एफ, कैपिटल एफ से लिखते हैं या स्मॉल एफ से लिखते हैं। दूसरी चीज, अगर मात्रक में बोलूं क्या है मात्रक, तो बच्चों मात्रक होता है इसका न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, ध्यान रखना न्यूटन। ठीक है, हालांकि और भी मात्रक है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डाइन। ठीक है, डाइन होता है DYNE। ठीक है, डाइन, ये एक यूनिट होती है। उसके अलावा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ये यूनिट होती है। ठीक है, सेंटीमीटर मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। तो कई यूनिट्स हैं, आपके एग्जाम में आती हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनो, ये SI यूनिट है, ये है आपकी SI यूनिट, ठीक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। डाइन क्या है? आपकी CGS यूनिट है, CGS। नहीं पढ़े हो अगर ये CGS SI यूनिट, तो पहला लेक्चर वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर का आप देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, ये आपका क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ये MKS आप इसको बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो केजी मीटर सेकंड में लिखा हुआ MKS यूनिट है, और ये क्या है बच्चों, ये भी CGS है। ठीक है, CGS यूनिट ऐसे भी आप लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आप CGS यूनिट लिख सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलो, तो ये चीजें आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है। ठीक है, यही आपके लिए वो पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखोगे तो आपको कंपटीशन तक इंपॉर्टेंट बना रहेगा। ठीक है, ये आपको हमेशा पूछा जाता है। ये देखो, ये MKS यूनिट, ये CGS। अब आप सोचते हो CGS दोनों हैं, तो बिल्कुल CGS डाइन भी होती है, इसी को हम लोग शॉर्ट में डाइन बोल देते हैं। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग डाइन बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो पहली पहली चीज आपको पता चल गई बच्चों कि इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको पता चल गई कि इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, डाइन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो आओ, उसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो राशि है, ठीक है, ये जो राशि है बच्चों, ये जो राशि है, ठीक है, ये जो राशि है, ये है, मतलब ये जो भौतिक राशि है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब ये क्या है, सदिश राशि। ठीक है, ये बच्चों क्या है, ये स्टूडेंट्स ये सदिश राशि है। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये सदिश राशि है, ध्यान से समझना, फिर से वही बात,
बार बार मैं यही बोलता हूं, जब आपको पता चल जाए कि राशि सदिश है तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन किधर होती है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं इसकी डायरेक्शन किधर होती है। भाई डायरेक्शन तो आप जिधर अप्लाई करोगे उधर होगी। ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये समझ लो कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो स्टूडेंट्स इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी इसको बताने के लिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों जरूरत पड़ेगी, मतलब इसका परिमाण, ठीक है, प्लस दिशा, दोनों की आवश्यकता होगी। समझ पा रहे हो, दोनों की आवश्यकता होगी। तो एक तरीके की ये क्या है भैया, ये सदिश राशि है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों की जरूरत पड़ती है। और डायरेक्शन अगर आपसे पूछा जाए, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन क्या होगा, जिधर आपने अप्लाई किया है। जैसे आप समझो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया ये दीवार है। ठीक है, ये दीवार है स्टूडेंट्स, और आपने यहाँ पे खड़े होकर, ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर इस पे ऐसे करके फोर्स लगाया। ठीक है, तो आपने दीवार की तरफ ऐसे फोर्स लगाया। ठीक है, इधर इधर की तरफ आपने फोर्स लगाया, तो मतलब आप कहाँ फोर्स लगा रहे हो, वॉल पे। कहाँ लगा रहे हो, दीवार पे। दीवार पर आप बल लगा, तो दिशा क्या है, दीवार की तरफ। दिशा क्या है, दीवार की तरफ। ठीक है, तो आप कहाँ बल लगा रहे हो, दीवार की तरफ बल लगा रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आप समझ गए, रिप्रेजेंटेशन एफ, मात्रक आपको बता दिया मैंने, राशि बता दिया कि ये होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी चीजें आप बेसिक बेसिक है याद रखो। ठीक है, कि राशि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, चलो आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट, दूसरा टॉपिक लेते हैं, और ये है बल का निरूपण। ठीक है, ध्यान से सुनो, बलों का निरूपण। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। तो बलों का निरूपण से पहले मैं आपको बताता हूं कि सदिश भौतिक राशियों का निरूपण कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ आप सुनो, सदिश राशियों का निरूपण। ठीक है, सदिश राशियों का निरूपण। अब देखो, इसमें इसमें समझना ये है स्टूडेंट्स कि सदिश राशियों में क्या होते हैं, परिमाण, ठीक है, परिमाण प्लस दिशा, मतलब डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये चीज समझ लिया करो। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसको निरूपित करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब कोई भी भौतिक राशि, ऐसा नहीं कि बल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो ये भी उसी में आ जाएगा जो चीजें हम लोग यहाँ पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो समझो, सदिश राशियों की जो परिमाण है, मतलब ऐसे समझो, जो जो सदिश राशियों की, सदिश राशियों की परिमाण अगर आप बात करो, ठीक है, सदिश राशियों की अगर परिमाण की बात करो, तो वो एक लाइन बना के हम लोग शो करते हैं। ठीक है, चलो आओ दूसरा देखते हैं। अगर अगर हम लोग सदिश राशि की दिशा की बात करें, दिशा कैसे निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं ना, तो दिशा कैसे निरूपित करेंगे, दिशा निरूपण कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एरो बनाते हैं, ऐसे करके एरो, मतलब ये। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो हमारे पास कैसे सिंबल आ रहा है, एक लाइन। ध्यान से सुनो, एक ये लाइन, मैं कलर इसका चेंज करता हूं, ध्यान से आप देखना। ठीक है, अपने पास एक लाइन आएगी, ऐसे ऐसे एक लाइन आएगी बच्चों। ठीक है, अब मोटा ले लेता हूँ इसको, तो आपको पता चले कि क्या बनाना चाह रहा हूँ। एक ऐसे करके लाइन आएगी और इसमें एक एरो सिंबल बना रहेगा। ठीक है, तो देखो जो लाइन है, जितनी बड़ी वो लाइन होगी, मतलब यहां से लेके, जैसे देखो यहां से लेके यहां तक लाइन है, तो यहां से लेके यहां तक लाइन है, तो लाइन क्या बताएगी बच्चों, लाइन बताएगी इसके परिमाण को, परिमाण को। और ये जो है, ये जो एरो सिंबल है, जो इसका ये बार टाइप का ये जो बना हुआ है, ये बताएगा किसको, दिशा को। ध्यान रखना, ये हर सदिश राशियों के लिए है, हर एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए ऐसे निरूपण किया जाता है। जो उसका लाइन है पूरा पूरा, वो उसके परिमाण को बताता है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को बताता है कि 5 है, 10 है, 15 है, 50 है, क्या है वो, और किस दिशा में लग रहा है वो सदिश राशि, वो इस एरो के थ्रू दिखाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से अब आप समझ लो। तो अगर मान लो मैंने कहा कि एक ऐसे करके मैंने एरो बनाया, तो इसका मतलब हुआ, जैसे अगर मान लो मैंने, मुझे दिखाना हो 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन क्या है, बल है। ठीक है, आपको पता है कि बल क्या है, एक सदिश राशि है, तो 5 इसका क्या है, 5 क्या है बताओ। अगर मैं बोलूं कि बल बराबर 5 न्यूटन, ठीक है, तो ये इसका क्या है, परिमाण यही है। ठीक है,
परिमाण, ठीक है, 5 न्यूटन पूर्व पूर्व दिशा की ओर। अगर मैं ऐसे बोलूं कि 5 न्यूटन का मैं बल लगा रहा हूं किधर, पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। तो अगर पूर्व दिशा की ओर मैं 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं तो यहां से आपको पूर्व से क्या पता चला, दिशा पता चल गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी मुझे बताओ, डायरेक्शन आप सीखे हो, है ना, बचपन से सीखते आ रहे हो कि ऐसे करके हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, उत्तर, ठीक है, दक्षिण, ऐसे करके, ये पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऐसे बनाते हो ना, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, आपने कहा ये अगर आप इसको निरूपित करना चाहते हो तो कहाँ निरूपित करोगे? अगर इसी में मैं बोलूं कि इसमें निरूपित करके बताओ, कहाँ निरूपित करोगे, तो क्या बताओगे आप बोलोगे सर यहां से शुरू करते हैं और पूर्व की दिशा में, किधर, पूर्व की दिशा में कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ऐसे करके आपको शो करना होता है, ठीक है। अभी मैं इसी में बोलूं, अगर समझ लो आप ध्यान से, ठीक है, समझना ही है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नोट डाउन नहीं करना है, आपको दिमाग में सीधे सेट कर लेना है। अब अगर मैं बोलूं नहीं, बल बराबर 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन, लेकिन कहां पे, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, ठीक है। तो अगर उत्तर दिशा में मैं ऐसे ऐसे करके आपसे बोलूं तो उत्तर दिशा के लिए क्या बोलोगे, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। अच्छा, अभी यहाँ 5 था तो इतना छोटा सा हमने इतना लिया, ये मैग्नीट्यूड। अभी यहाँ क्योंकि 10 है तो थोड़ा सा और बड़ा ले लेंगे, क्योंकि उसके जस्ट डबल हमें दिखाना होगा। तो देखो यहाँ 10 लेने के लिए इसके ऊपर और लंबी लाइन ऐसे बनाएंगे, ठीक है, लाइन सीधी मान लो नहीं बन रही तो समझ लेना, ये है आपका 10 न्यूटन, ठीक है। और दिशा क्या थी, देखो यहाँ पे, देखो दिशा क्या थी, उत्तर दिशा थी, दिशा आपकी क्या है, उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा में हमने बना दिया, देखो ये उत्तर ही है ना, उत्तर, पूर्व, ठीक है, दक्षिण, पश्चिम, ऐसे करके, ठीक है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है, ये ईस्ट लिखा हुआ है ना, ईस्ट डायरेक्शन में ले रहे हैं, ये नॉर्थ ले रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्थ ले रहे हैं अगर हम लोग, तो नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे। तो ये इसका निरूपण निरूपण करने का तरीका होता है। इवन हर एक भौतिक राशि का, हर एक भौतिक राशि को ऐसे ही व्यक्त किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, हर एक भौतिक राशि को ऐसे ही व्यक्त किया जाता है। कैसे? उसके परिमाण को एक लाइन से और उसके दिशा को इस एरो से, ठीक है। तो ये है बल, मतलब सदिश राशियों के निरूपण की विधि। तो क्योंकि बल भी एक सदिश राशि है स्टूडेंट्स, बल भी एक सदिश राशि है, इस वजह से हम बल बल को भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हर एक सदिश राशि को करेंगे। तो जब सदिश राशियों के लिए हमने ये सब चीजें पढ़ लिया, ठीक है, जब हमने ये सदिश राशियों के लिए ये चीजें जब हमने पढ़ लिया, तो बल भी एक तरीके का सदिश राशि है। तो बल का निरूपण अगर हम पूछे, आप जानना चाहो तो बल का निरूपण भी ऐसे ही करते हैं जैसे कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल में समझाया, ठीक है। चलो आप समझ में आ रहा है, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना है आपको कि हर एक सदिश राशियों को किस तरीके से निरूपित किया जाता है। तो ठीक है, एक ये लाइन और एक ये एरो। तो लाइन बताता है परिमाण को, परिमाण जितना बड़ा होगा, 10 से 15 कर दोगे और बड़ा हो जाएगा, 15 से 20 कर दोगे और बड़ा हो जाएगा, लेकिन दिशा के लिए ऐसे एक साइन बनाना होता है, ठीक है। ये चीजें, चलो तो ये चीजें आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बलों के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में देखो, जल्दी जल्दी ही समझना है, इसमें कुछ आपको बहुत ज्यादा टाइम में नहीं आपको किल कराऊंगा, जल्दी जल्दी इसको करते हैं और फिर छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको पता चल पाए कि हम लोग क्या समझ रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पता कर पाएंगे कि जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है स्टूडेंट्स, वही चीजें हम लोगों के लिए काम की हैं, ठीक है। चलो, बलों के प्रकार। तो सबसे अगर पहले तरीके से अगर प्रकार की मैं बात करूं, ठीक है, बलों के प्रकार में अगर मैं फर्स्ट पहला तरीका यूज करूं, तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। मैं लिख देता हूं, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। मतलब ये वो हैं जो आपस में टच होते हैं, मतलब बल एक दूसरे से कांटेक्ट में है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो दीवार पे लगा रहे हो, ठीक है। अभी अभी मैं समझो, एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाई देता हूँ, देखो ध्यान से। अभी पीछे भी इसको देखा था हम लोगों ने, जब इस पे आपने बल लगा रहा था तो अपने हाथ को दीवार से चिपकाया है, ठीक है। तो अब दीवार को आप गिराने की जो कोशिश कर रहे हो, ये आपका जो बल आपने जो लगा रहे हो वो उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। जब आपस में दो वस्तुएं, मतलब जो एक वस्तु जो बल लगा रही है, एक वस्तु जिस पे बल लग रहा है, आपस में एक दूसरे से टच है, एक दूसरे के संपर्क में है, तो उसको क्या कहते हैं, संपर्क बल, ठीक है। इसको कहते हैं संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे घर्षण,
ठीक है, अभी आने वाला है, घर्षण से ही एक्चुअल में आप लोगों का शुरुआत है, लेकिन क्योंकि घर्षण से पहले आपको समझना जरूरी है कि बल क्या होता है, इसी वजह से मैं ये बल बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में ही है, ध्यान रखना बच्चों, इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो घर्षण क्या है, एक तरीके का ये भी एक बल है। जब आप चलते हो, साइकिल से चलते हो, टायर घिस जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है, या आप देखते हो कि जब आपका सीलिंग फैन चलता है या टेबल फैन चलता है तो धीरे धीरे गर्म पड़ जाता है। वो किस वजह से गर्म पड़ता है, वो घर्षण की वजह से गर्म पड़ता है। तो घर्षण एक तरीके का बल है जो वस्तु को चलने से, मतलब उस फैन को चलने से थोड़ा सा रोकता है, तो उसकी वजह से, रोकने की वजह से वो गर्म पड़ जाता है फैन। ठीक है, तो घर्षण एक तरीके का बल है जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, चलो दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे आप मान लो दीवार पे धक्का लगा रहे हो, अप्लाइड फोर्स है ना, लगाया हुआ बल, खुद से लगाया गया बल। ठीक है, लगाया गया बल, ये सब क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ठीक है, अभी नॉन कॉन्टैक्ट की भी बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। आप जानते हो कि ये है धरती माता अपनी, ठीक है, ये है पृथ्वी। बच्चों, ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे कोई भी वस्तु ऐसे रखी है, ठीक है, इसको अगर आपने ऊपर की तरफ फेंका है तो ये वापस नीचे आती है, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये नीचे आती है, तो क्या पृथ्वी इससे कांटेक्ट में है या कोई धागा है जो इससे खींच रहा है? नहीं। ठीक है, तो इसके बीच में क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये इसमें के बीच में क्या लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, मतलब गुरुत्वीय बल क्या होता है, जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है स्टूडेंट्स। ठीक है, जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल एक तरीके का क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि चाहे वस्तु उसके टच में हो और चाहे ना हो, लेकिन वो हमेशा अपनी ओर उसको खींचेगी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरीके से आप दो फोर्सेस के और नाम याद कर लो, अभी उसके बारे में डिटेल से नहीं समझेंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि वो आगे चल के आप लोगों के कहीं ना कहीं सिलेबस में आएगा। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के हो तो जरूर आएगा। देखो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, वैद्युत वैद्युत बल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी क्या है, आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, याद कर लो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद तो करना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय चुंबकीय बल। ठीक है स्टूडेंट्स, चुंबकीय बल है। तो घर्षण बल क्या है, ये कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, समझ पा रहे हो, घर्षण बल क्या है आपका, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, चलो आओ, तो जो टेंशन फोर्स होता है या नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, देखो ध्यान से सुन लो। टेंशन फोर्स या नॉर्मल फोर्स जो होता है, टेंशन टेंशन समझते हो। देखो अभी अभी एक और टाइप का बल बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपकी एक रॉड है, ठीक है, ये आपकी एक रॉड है। तो रॉड को जब आप कोई बल लगा के बाहर खींचते हो तो इसके अंदर एक एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, एक तनाव आ जाता है। तो तनाव उसको क्या करता है, इसको बाहर खींचने से, इस रॉड को बाहर की तरफ फैलने से रोकता है, ये अंदर की तरफ लगता है। तो जो ये अंदर वाला जो बल है उसको कहते हैं तनाव। तो तनाव भी एक तरीके क्या है, कांटेक्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि जब आप बल लगाते हो तो वस्तु के अंदर वो लगता है। ठीक है, वस्तु के अंदर वो तनाव बल लगता है। ठीक है, तो तनाव हो गया, घर्षण हो गया, लगाया गया, ये जो बल आप एफ लगा रहे हो, ये सब क्या है, एक तरीके से कांटेक्ट फोर्सेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखना, घर्षण, लगाया गया बल, तनाव, ये सब क्या है, कांटेक्ट फोर्स। और गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे पृथ्वी अपने वस्तुओं को अपने ओर खींचती है, वो वैद्युत बल, जो कि आगे चल के मैं बताऊंगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अभी एक कैटेगरी और है जिसके लिए मैंने अलग से स्लाइड बना रखा है, तो उसको मैं अलग से बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। फिलहाल के लिए अभी ये समझो, ठीक है, बलों के प्रकार। उसके अलावा सुनो, उसके अलावा कई तरीके से बलों को और भी आप कैटेगराइज कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्ड एंड टफ चीजें नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। फिर भी एक तरीके से ऐसे सुनो आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। जैसे मान लो एक बल ये लगा, एक बल इसी के साथ साथ और लग रहा है, तो इसको क्या कहोगे, समांतर बल। एक दूसरे के अगर विपरीत बल लग रहे हैं तो उसको क्या कहोगे, विपरीत बल। ठीक है, एक ही साइड पे दोनों बल लग रहे हैं तो क्या बोलोगे, समतलीय बल। ठीक है, एक सरफेस पे दोनों बल लग रहे हैं तो उसको क्या कहोगे, एक पृष्ठ पे बल। तो इस तरीके से है, तो इसका कोई खास मीनिंग नहीं है। फिलहाल आपको दिमाग में यही रखना है कि जो बल होंगे वो वस्तु की अवस्था में बदलाव करेंगे, उसकी यूनिट आपको याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये याद रखना है, और निरूपित कैसे करते हैं ये याद रखना है।
कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपको मैंने अच्छे से अंतर बता दिया कि जो दो वस्तुओं के बीच में बिना उनके संपर्क में आए हुए भी बल लगते हैं उनको कहते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं, जैसे मैंने पेन लिया और इसको खींचना शुरू किया तो मैं पकड़ के खींच रहा हूं ना, तो इसको कॉन्टैक्ट में है ये, ठीक है, ये एक दूसरे के संपर्क में है, पेन और मेरा हाथ संपर्क में है, तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, ये चीजें आपको समझना था। चलो आओ आगे देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अभी चलो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। कभी आपने ऐसा समझा है कि जैसे मान लो आपने 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, 5 न्यूटन का बल लगाया एक ऐसे किसी बॉडी पर, मान लो कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है, उस पर आपने 5 न्यूटन का बल लगाया। अब आप सोच रहे हो कैसे आपको पता चल गया सर कि 5 ही न्यूटन है, तो वो तो आप मेजर करोगे जब, तो मेजर करने से आपको पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मान लो आपने 5 न्यूटन का बल ऐसे करके लगाया, ठीक है। चलो आओ, इसके बाद किसी ने और सेम इसी दिशा में, ध्यान से सुनना, वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, बल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, सेम ऐसे 5 न्यूटन इसने लगाया और 5 न्यूटन एक कोई यहां से पकड़ के इसको 5 न्यूटन ये लगा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ इनका टोटल, मतलब एक तरीके से इस वस्तु पर, ठीक है, ये जो वस्तु है इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, अगर मैं एफ नेट की बात करूं, नेट मतलब टोटल, नेट का मतलब हुआ टोटल, तो एफ नेट की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, 5 न्यूटन ये हो गया बच्चों और 5 न्यूटन ये हो गया, तो 5 × 5 बराबर हो गया 10 न्यूटन, तो टोटल कितना लगा, 10। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस जो भौतिक राशियां, जो सदिश राशियां होती हैं, उसको डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं जोड़ देते। जैसे आप समझो, मेरे कहने का मतलब ये था इसका, कि जैसे डायरेक्ट ना जोड़ने का पर्पस क्या है यहाँ, तो अब आप सोच रहे हो कि आपने डायरेक्ट जोड़ भी दिया और उसके बाद आप कह रहे हो डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। अगर मैंने कहा 5 न्यूटन का यहाँ बल लग रहा है और एक 5 न्यूटन का बल ऐसे मैंने लगा दिया, या 6 न्यूटन का ले लो, 6 न्यूटन का बल ऐसे लगा दिया, तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वस्तु पर लगने वाला कुल बल कितना हो गया, तो अगर आपने जोड़ दिया 5 और 6 बराबर कर दिया 11 न्यूटन, तो बच्चों ये आपने पूरा पूरा गलत कर दिया। ठीक है, अगर 5 और 6 बना के 11 कर दिया तो ये गलत कर दिया। यहां मैं बोलूंगा सही है, आपको भी मैं कहूंगा कि यहां सही है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये बल और ये बल, इनकी दोनों की दिशा सेम थी। ठीक है, जब डायरेक्शन सेम हो, जब, लिख देता हूं यहां पे, जब दिशा एक ही हो मतलब एक ही दिशा में, एक ही दिशा हो, एक ही दिशा में हो, तो बलों को उनके परिमाण को जोड़ने से कुल बल ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। परंतु अगर अगर देखो ये 6 न्यूटन था, ये 5 न्यूटन था, लेकिन बच्चों इनकी दिशा सेम नहीं है। ठीक है, दिशा एक ना होने पर डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, आंकिक आंकिक मान को जोड़ना जोड़ना सही नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि उनकी दिशा एक नहीं है। सीधा सीधा मतलब ये है, आप ऐसे समझो, मैंने लिख दिया है, आप भी नोट कर लेना। यहाँ हम नहीं जोड़ पाए, लेकिन यहाँ हमने जोड़ दिया क्योंकि उनकी दिशा सेम थी। देखो यहाँ पे दिशा सेम थी, तो इसलिए परिणामी बल, मतलब उन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो नेट फोर्स है, जो परिणामी बल है, वो जोड़ा जा सकता है। लेकिन बच्चों अगर वो स्टूडेंट्स अगर एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो उनको नहीं जोड़ सकते आप। ठीक है, क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए उनकी दिशा और परिमाण दोनों को जोड़ना पड़ता है अलग अलग। ठीक है, तो जैसे आप मेरी बात समझो, जैसे मान लो एक बल आपने लगाया 5 न्यूटन इधर, एक और बल लगा दिया 6 न्यूटन इधर, तो आप इसको डायरेक्ट दोनों को जोड़ के ये नहीं कह दोगे कि 5 और 6 11 न्यूटन हो गया, नहीं। क्यों? क्योंकि अब ओवरऑल इनका इफेक्ट वो नहीं होगा, इनके कहीं बीच में होगा, एक ऐसा लाइन आएगा, बीच में कोई एक बल आएगा जो इन दोनों को जोड़ेगा और
ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जोड़ दोगे, तो उसके जो जोड़ने का जो तरीका है वो अलग है, ठीक है। क्या है वो आगे चल के मैं बताऊंगा, जैसे जब जरूरत पड़ेगी। अभी लगता है कि वो ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से आपको इतना ही समझना है, आगे चल के मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो 5 और 6 आप जब को जोड़ने का जो तरीका है वो इस तरीके से नहीं है, जो तरीका है वो आगे चल के हम लोग सीखने चल रहे हैं, ठीक है। चलो आओ। तो जो परिणामी बल है बच्चों, जो परिणामी बल होता है वो दो बलों का सदिश योग होता है, ठीक है, याद रखना। जो परिणामी बल है वो दो बलों या दो से अधिक भी हो सकता है, या दो से अधिक बलों का सदिश योग। मैं सदिश को अलग उससे दिखा रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखो। सदिश योग द्वारा किया जाता है, ठीक है, सदिश योग द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। दो बलों या दो से अधिक बलों का जो सदिश योग, दो बलों को, ठीक है, दो बलों को सदिश योग द्वारा किया जाता है, मतलब सदिश योग के थ्रू उनको रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। तो जो परिणामी बल, अभी जैसे मान के चलो कि एक बल ये था, एक बल ये था, तो इनका अगर परिणामी मैं बोलूँ ये है, तो परिणामी बल जो होगा बच्चों वो आपका इन दोनों बलों का सदिश योग होगा, ठीक है। याद रखो इस चीज को, जो परिणामी बल होगा दो बलों का सदिश योग होगा, ठीक है। चलो आओ, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि जो परिणामी बल है उसका कुछ कुछ गुण है, ठीक है। जैसे गुण क्या है, गुण मतलब परिणामी बल के जो कुछ गुण हैं वो क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है कि अगर दो बलों का परिणामी जो बल होगा उनके बीच में होगा, अभी बताता हूँ इसका क्या मतलब है, बीच में होगा, ठीक है। दो बलों का जो परिणामी बल है उनके बीच में होगा, ठीक है। दूसरा, दोनों दोनों बलों की दिशा के अनुसार अनुसार परिणामी बल की दिशा निर्धारित होगी, ठीक है, निर्धारित होगी। तो ये आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ये परिणामी बल के गुण हैं, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है कि जो जो परिणामी बल होता है स्टूडेंट्स, वो जैसे मान लो कि एक समझो, एक बल ये लगा दिया F1, एक बल ये लगा दिया मैंने F2, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा स्टूडेंट्स वो इनके बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। उनके बीच में, जैसे परिणामी F बोल दिया मैंने, तो F की दिशा जो है इन दोनों के बीच में होगा, ठीक, याद रखो इस चीज़ को, ठीक है। बीच में होगा, और जो इसकी डायरेक्शन है, जैसे मैंने यहाँ बनाया, अब आप सोच रहे हो कि नहीं यहाँ ना बनाइए सर और कहीं बना दीजिए, जैसे आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं सर आप यहाँ बना दीजिए, ऐसे करिए, ठीक है। तो आपने दिशा बदल दी, सफेद लाइन वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बदल दी, तो ये भी F हो सकता है, लेकिन इसकी जो दिशा है ये डिपेंड करेगा कि F1 और F2 की वैल्यू क्या है और F1 F2 किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोग समझेंगे। तो ये चीजें हैं परिणामी बल के लिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। फिलहाल आप ये समझो कि किन्हीं भी दो बलों का परिणामी उन दोनों का मिला जुला रूप है। दिमाग में ये रखना है कि अगर आप परिणामी बल F अब कहीं लिखना चाहो, जैसे आप समझो हमने इसमें यही हम लोगों ने सीखा, दोनों चीजें जो ऊपर जो दोनों मैंने पॉइंट्स बताए वो सीख लिया आपने। अब आप नई चीज ये आप इसमें जानो कि स्टूडेंट्स अगर जैसे दो बल इस बिंदु पे ऐसे करके लग रहे हैं, एक यहाँ लग रहा है, एक ऐसे करके लग रहा है, इसको मैं F1 बोल दे रहा हूँ, इसको F2 कह दे रहा हूँ। इसी चीज को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। इसी चीज को आप कैसे शो कर सकते हो, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स, उसको हम लोग किसी एक बल से निरूपित कर सकते हैं। अब जैसे कैसे कैसे मैं निरूपित कर रहा हूँ, सेम वही वस्तु है, वस्तु वही है आपकी, ठीक है, जो वस्तु आपने ये इसको बनाया है, लेकिन F1 F2 का अगर मान लिया मैंने कहा कि रिजल्टेंट ये है, तो आप इसके लिए एक रिजल्टेंट फोर्स F लिखो, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स F लिखो, जिसको आप ऐसे करके चेंज कर सकते, मतलब कहने को ये है कि चाहे आप इन दोनों बलों को निरूपित करके दिखाओ और चाहे तो इसको अकेले करके निरूपित करके वही सेम टू सेम चीजें आप दिखा सकते हो, ठीक। तो इसीलिए, तो अगर ये चीजें वही हैं, जो इन दोनों बलों का जो असर है इस वस्तु पर, वो वही चीज सेम टू सेम इफेक्ट इस बॉडी पे भी है जो कि सेम ही है, ठीक है, तब आप इसको इन दोनों
फोर्सेस का F1 और F2 का परिणामी बोल सकते हो। मतलब आप F को F1 और F2 दो बलों का परिणामी बोल सकते हो। कब? जब F1 और F2 की वजह से जो वस्तु में जो इसमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा था वही सेम अवस्था परिवर्तन इस F बल के वजह से भी हो। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये चीजें हैं आपका बलों के प्रकार में, आपको ये समझना था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आओ देखते हैं। अब आपको एक टॉपिक में बताता हूं जिसमें आपको समझना है अस्थाई और अस्थाई संतुलन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मजा भी आएगी। देखो ध्यान से सुनो, शायद आप पहले नहीं पढ़े होंगे, अगर आपके टीचर्स ने नहीं बताया तो आप फिर से समझो और इस चीज़ों को देखो, ये समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आपके ITI के कोर्स में। एक मान लिया मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसे करके, इसमें मैंने आपके लिए एक गेंद बना दिया है स्टूडेंट्स। एक गेंद है यहाँ रख दिया मैंने, एक ये है, मान लो मैंने 3 गेंद रखी हैं। ठीक है, एक ये और स्टूडेंट्स एक ये। ठीक, मान लिया ये पोजीशन फर्स्ट है, ये पोजीशन सेकंड है, मतलब इस द्वितीय अवस्था है, ये तृतीय अवस्था है। 3 जगह हैं अलग अलग, 3 अलग अलग जगह हैं। ये एक तरीके से एक पहाड़ी है, मान लो एक पहाड़ी है जो जो इस तरीके, मतलब एक जमीन है, एक जमीन है ये। ठीक है, जहाँ पे ये 3 अलग अलग तरीके के ऐसे करके बॉल रखी हुई हैं अलग अलग जगहों पे। ठीक है, जैसे एक जगह नंबर 1, जगह नंबर 2, जगह नंबर 3। अभी ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको चलो बल लगाते हैं, मान लिया हमने F बल लगाया, वही सेम बल हर जगह लगाएंगे। ध्यान से सुनना, इसको F बल लगाते हैं इस दिशा में, दिशा भी आपको बता रहा हूं और बल भी, दोनों चीजें आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, दिशा और बल दोनों चीजें आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इस दिशा में एक F बल लगाया आपने। ठीक, तो जब आप बल लगाओगे तो मैंने शुरू में ही इस क्लास के एकदम शुरू में ही बोला आपको कि बल क्या है, बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करेगी। तो अभी तो ये रुकी हुई थी, तो अब क्योंकि ये रुकी है लेकिन आपने बल लगा दिया तो ये चलने लगेगी। तो मान लिया ये चल गई, ठीक है, और चलने के बाद ये यहाँ आ गई। ठीक है, तो क्या अब जब आप बल नहीं लगाना बंद कर दोगे तो क्या अपनी अवस्था को ये चेंज कर लेगी? नहीं चेंज करेगी। कहने का मतलब है पोजीशन नंबर 1 से मान लो ये 1 डैश पे आ गई। ठीक है, ऐसे करके आप मान लो। लेकिन यही बल मान लो हम लोग इधर लगाए होते, यही बल आप मान लो इधर लगाए होते तो ये इधर इधर आ जाती। ठीक है, यहाँ आ जाती। तो इसको मान लो पोजीशन नंबर 1 डबल डैश। ठीक, 1 डबल डैश मान लो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको यहाँ ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस वस्तु को, आप इस वस्तु को, इस बॉल को जहां मतलब जितना आप बल लगाओगे उस हिसाब से ये शिफ्ट हो गई और वहीं जाके रुक गई। ठीक है, तो एक तरीके का ये संतुलन है, संतुलन है। लेकिन ये ऐसा संतुलन है जो कि एक उदासीन है। कहने का मतलब जितना बल लगाओगे, जितनी दूर पहुंचाना है पहुंचा लो, काम खत्म। ठीक है, तो एक तरीके के क्या है ये उदासीन, उदासीन वस्तु संतुलन। ठीक, उदासीन संतुलन है। एक तरीके से कह लो, संतुलन नहीं बोलेंगे, उदासीन ही बोलेंगे हालांकि। ठीक है, चलो लिख दे रहा हूं संतुलन, उदासीन संतुलन है। ठीक, अब जरा 2 को देखो, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको इधर की तरफ बल लगा दूं F, तो मान लो हो सकता है ये वस्तु यहाँ आ जाए। ठीक है, इस पोजीशन को मान लो F डैश है, नहीं 2 डैश है। और इसी तरीके से अगर मैं और लगा के उसके बाद छोड़ दो तो क्या होगा, ये ध्यान से सुनो, ये ऐसे जाएगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ ऐसे ऐसे जाते जाते यहाँ तक बॉल पहुंचेगी, यहाँ तक पहुंचेगी, और फिर यहाँ से वापस लौट के आएगी ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर वापस ऐसे आएगी, और ऐसे घूमते घूमते ऑसिलेट होते होते, मतलब ये कंपन करते 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 वापस लास्ट में फाइनल, जो फाइनल लास्ट में ये उसी पोजीशन 2 पे फिर से आ जाएगी। 2 पर पुनः आ जाती है, आ जाएगी कि नहीं आप बताओ? जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर ये ऐसे बना हुआ है, जिस हिसाब से ये सरफेस तल बना हुआ है, उस हिसाब से लगता है आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, तो जो दूसरे, इसी दूसरे पोजीशन पे पर पुनः पुनः आ जाएगी। ठीक है, पुनः आ जाएगी। तो अगर पुनः आ जाती है बच्चों, तो इसको हम लोग कहते हैं अस्थाई संतुलन। क्या कहते हैं? अस्थाई संतुलन। ध्यान से समझ लो इसको। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अस्थाई संतुलन क्या कहते हैं इसको हम लोग? अस्थाई संतुलन। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। चलो मतलब ये है। अब चलो तीसरा भी बता देते हैं, फिर ढंग से तीनों को बताते हैं। ध्यान से सुनो जरा, इसमें उसी तरीके का बल लगाओ F। अभी मुझे बताओ, अगर F लगाया और ये भाई साहब ये क्या वापस अपने 3 को गेन कर पाएंगे? अपनी तीसरी इस पोजीशन को जहां पे ये रखे हुए थे, क्या इसको फिर से वापस गेन कर पाएंगे? वापस यहाँ पे आ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने लगाया तो देखो ये ढालदार है और ये नीचे की तरफ गिरता जाएगा और ये बॉल नीचे गिर जाएगी।
और ये यहाँ से फिर वापस इस जगह पे जा नहीं सकती कभी, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, ये जो पोजीशन है आपकी वो क्या है, अस्थाई संतुलन है, अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन है या अस्थाई संतुलित वस्तु है। जो बॉल तीसरी पोजीशन पे जो रखी है वो अस्थाई संतुलन अवस्था में रखी हुई है, ठीक है। तो एक तरीके से कह दो कि ऐसे बल, ठीक है, मतलब बल लगाने पर जब वस्तु अपने अवस्था को हमेशा के लिए बदल दे, उस अवस्था में वापस ना आ पाए, तो वो अस्थाई संतुलन में थी वस्तु, ठीक है। एक ऐसी वस्तु, ठीक है, बलों का स्थायी संतुलन, वैसे बलों का नहीं वस्तुओं का होना चाहिए, ठीक है, वस्तुओं का लिखो ज्यादा सही है, बलों के लगाने की वजह से होगा वस्तुओं का स्थायी संतुलन, ठीक है, फोर्स नहीं, ठीक है, एंटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बॉडी, ऐसे समझो। तो अब सुनो, बॉडी तीसरे पोजीशन पे, अगर मैं बोलूं पहली पोजीशन तो आप बोलोगे सर उदासीन। उदासीन क्यों? क्योंकि जितनी दूर आप बल लगाओगे उतनी दूर वो जाएगी, प्लेन है सरफेस, आराम से। दूसरी पोजीशन अगर आप बोलो तो वो बोलोगे अस्थाई संतुलन, ठीक है, अस्थाई संतुलन बोलोगे, वस्तु का अस्थाई संतुलन है, मतलब आप चाहे उस पर बल भी लगा दोगे लेकिन वापस भी उसी जगह पे आ जाएगी ना स्टूडेंट्स, वापस उसी पोजीशन पे ये आ जाएगी। तीसरी चीज अगर आपको मैं बताऊं, तीसरी पोजीशन जो इसमें देखो थर्ड वाले ये पोजीशन, तो बोलोगे अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन, ठीक है, अस्थाई संतुलित वस्तु है वो। तो ये तीनों पोजीशन आपको याद रखनी है। ध्यान से सुनो, उदासीन वो है जैसे आपने थोड़ा सा बल लगाया, वस्तु उतनी दूर खसक गई, उतनी दूर आगे बढ़ गई और बस उतना जाने के बाद वो वहीं रुक गई, ये क्या है, एक तरीके की उदासीनता है, मतलब जितना बल लगाया उतना वस्तु आगे बढ़ गई। दूसरी पोजीशन की अगर बात करो तो दूसरी पोजीशन से मान लो ऐसे बल लगाया और ऐसे करके जैसे उठाए फोर्स से, और जैसे ही बल को छोड़ दिया, और जैसे ही बल को छोड़े, बल वापस छोड़ने के बाद ये वापस ऐसे 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 घूमेगी और ऐसे ऐसे आते आते दूसरे जगह पे उसी पोजीशन पे सेट हो जाएगी जहां ये पहले से थी। तो इस तरीके के संतुलन को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु के इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मतलब उस पोजीशन को ये वापस फिर से गेन कर लेगी, ठीक है बच्चों, ये चीजें। लेकिन अगर हम तीसरे पोजीशन की बात करो, अगर आप इसमें तीसरे पोजीशन की बात करो तो थर्ड पोजीशन पे आप देख रहे हो कि थर्ड पोजीशन में एक बार आपने ऐसे करके इसको गिराया, ठीक है, देखो यहाँ पे इसको ऐसे करके नीचे गिराया, तो जैसे ही नीचे गिर गई वापस उस अपने पोजीशन पे नहीं जा पाएगी, मतलब तीसरे नंबर वाले पॉइंट पे वो जा नहीं पाएगी जब तक आप दूसरा कोई बल लगा के वहां पहुंचाओगे नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी जो अवस्था थी, तीसरे पोजीशन पे जो रखी हुई वस्तु थी वो क्या थी, अस्थायी संतुलन में थी, ठीक है। तो ये होता है आपका वस्तुओं का उदासीनता या वस्तु का स्थायी संतुलन या अस्थायी संतुलन, ठीक है, समझ गए। चलो आओ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट अपनी लास्ट टॉपिक को देखते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक अपना यहाँ पे ये है कि आपका समांतर बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, ठीक है। अब आप इंपॉर्टेंट बात समझो, जैसे अभी आपको मैंने कहा परिणामी बल, तो उस समय मैंने बोला था कि परिणामी बल अभी मैं नहीं बता रहा हूं कि कैसे निकालते हैं, लेकिन अब ये वही तरीका है, बलों के समांतर चतुर्भुज के जो नियम है, एक्चुअल में इस नियम से हम लोग क्या जानते हैं, बलों का परिणामी वैल्यू समझ पाते हैं और बल का जो परिणामी है वो किस दिशा में लग रहा है वो समझते हैं, ठीक है। दो बलों की वजह से एक तीसरा बल जो है किधर लगेगा वो जानेंगे और उसकी दिशा किधर होगी वो समझेंगे, किसके माध्यम से, हम लोग समांतर चतुर्भुज नियम के माध्यम से, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है, ध्यान से सुनो। मान लो अपने पास एक डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है, मान लो ये बल है F2 और एक और बल है, ठीक है, और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, वेट, ठीक है, एक बल है F2 और एक और बल है ये F1, ठीक है। अभी मुझे इसमें जरा बता दो मुझे कि F1 और F2 में बड़ा कौन है, अगर मैं आपसे ऐसे इन जनरल पूछ रहा हूं तो आप बोलोगे F1 सर बड़ा है F2 से, हालांकि इसका कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है, बस ऐसे ही जानकारी के लिए आपसे, क्यों कैसे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि जो मैंने अभी पीछे बताया कि जो बलों की जो ये परिमाण है वो ये लाइन बताती है, तो ये लाइन मैंने बड़ी खींच दी, तो बड़ी खींच दी, इसका मतलब F1 की वैल्यू क्या है, F2 से ज्यादा है, बस इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा और इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ध्यान से सुनो, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनो। बलों के समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार अगर दो बल समांतर चतुर्भुज क्या होता है पहले सुन लो, समांतर चतुर्भुज ये होते हैं, ठीक है, ऐसे, जिनके दो भुजाएं आमने सामने वाली एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, जैसे ये इसके समांतर हो और ये वाली भुजा इसके समांतर हो, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर दो बल
समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाएं जो अगल बगल की हैं, मतलब जैसे मान लो एक ये है और एक ये है, अगल बगल की, एडजेसेंट जिसको बोला जाता है, एडजेसेंट टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट जो लाइनें हैं, जो एडजेसेंट भुजाएं हैं, ठीक है, ये और ये मान लो, अगर वो दो बलों को निरूपित करती हैं, तो जो इन दोनों, मतलब इस चतुर्भुज का जो डायगोनल होगा, डायगोनल का मतलब होता है क्या, विकर्ण, ठीक है बच्चों, जो इसका विकर्ण होगा वो क्या बताएगा, इन दोनों बलों के परिणामी बल को बताएगा, ठीक है, और जो उसकी दिशा होगी वो किसकी दिशा को बताएगा, परिणामी बल की दिशा को बताएगा। एक बार फिर से बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, अगर कोई दो बल समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो एक तरफ की भुजाओं को निरूपित करे, तो उन दोनों बलों के वजह से जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है, मतलब जो ये समांतर चतुर्भुज का जो ये विकर्ण यहां अभी मैं बनाने वाला हूं, वो विकर्ण इन दोनों बलों के परिणामी बल को निरूपित करेगा, इन दोनों बलों के परिणामी बल को बताएगा, और इसकी जो दिशा है वो परिणामी बल की दिशा कहलाएगी, ठीक है। चलो और देखते हैं कैसे, मतलब एक तरीके से सुनो, ये क्या थी, समांतर चतुर्भुज की भुजा थी, भुजा, ये क्या थी, ये भी भुजा थी, लेकिन ये लाइन क्या थी, ये क्या था, विकर्ण था, ये क्या था, विकर्ण, किसका, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का ये विकर्ण था। तो ये दोनों अगर भुजा हैं बगल बगल की, ठीक है, मान लो जो भी एंगल रहा हो इसके बीच में, तो इसके बीच में ये जो मैंने लाइन बनाई है अभी ऐसे, ये क्या बता रहा है, ये परिणामी बल को बता रहा है, और इसकी जो दिशा है वो क्या है, परिणामी बल की दिशा को बता रहा है। ध्यान से समझ लो, यही है बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, जो दो फॉर्मूले आपको जो मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूँ, इसका डेरिवेशन आपके उसमें नहीं है, डायरेक्ट ये है कि आपको ये जानना था कि इसका आखिर में दिशा होता क्या, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है परिणामी बल की, वो इन दोनों की उससे संबंध क्या है। तो देखो संबंध ये है, एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, मान लो इन दोनों के बीच का अल्फा एंगल है, ठीक है, किसके किसके बीच में, F2 और F1 के बीच में, F2 और F1 के बीच का जो एंगल है, जो कोण है, वो क्या है, अल्फा है मान लो, तो हो जाएगा F1 का स्क्वायर बच्चों, F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा। तो बच्चों ये होता है, ध्यान से इसको समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, अगर कभी आता है तो डायरेक्ट आपको हिट करना है इसको, ठीक है। तो ये होता है बलों का ये। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो ज्यादातर आपके एग्जाम में आता है, वो ये है कि अगर मान लो दो बलों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, एक बल है बच्चों ये F2, एक बल है ये F1, तो बताओ इसका परिणामी क्या होगा, तो परिणामी वही समांतर चतुर्भुज नियम से बना दोगे, ठीक है, ऐसे करके देखो। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे बताना था आपको, कि जैसे ये है ना, तो चतुर्भुज बनाना चाहते हो तो ये देखो ऐसे बनेगा, एक लाइन ये ऐसे बना दो यूं, और इसी के जस्ट पैरेलल में एक लाइन ऐसे बना दो, सही से बन नहीं पा रहा है, ये ऐसे करके, ठीक है, तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, चलो अच्छे से बना के दिखाता हूँ आपको मैं, नहीं तो आप कहोगे ये पैरेललोग्राम नहीं लग रहा है, ठीक है, एक ये है, एक ये है बच्चों, और इसका समांतर ये है, ठीक है, इसके समांतर ये हो जाएगा, ठीक, और बाकी मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, बाकी मैं मिटा रहा हूँ, ये क्या क्या मिट गया, ठीक है, इसके समांतर ये हो गया, और जो परिणामी हो गया देखो वो ये है, ये आपका यहाँ इसका जो मतलब जो डायगोनल है वो है परिणामी, ठीक है, एक मिनट, वेट 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 स्टूडेंट्स, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया कुछ, चलो कुछ सिस्टम प्रॉब्लम हो गई थी स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए फिर से बना दिया है, ध्यान से सुनो। तो ये है आपका रिजल्टेंट जो फोर्स, जो मैं आपको अभी पिछले उसमें बताया था उसमें नोट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कुछ टेक्निकल, ठीक है, तो मैंने पॉज करके इसको फिर से सही कर लिया, चलो ये है, ठीक है। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज नियम से आपको ये समझना था, और मैंने कहा अगर इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे एफ की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, एफ की वैल्यू अंडर रूट ऑफ F1 प्लस F2 का स्क्वायर, ऐसे करके हो जाएगा, ध्यान से सुन लो, इसको सॉल्व करना कोई हार्ड नहीं है, ये याद रखना। चीज़ें और भी हैं, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने आधा अधूरा बताया है, लेकिन मैंने वो बताया है स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम में आता है, उससे ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहता आपको, नहीं तो इंटर वाले सिलेबस में एंट्री हम लोग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये वही मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो बस इतनी इतनी सी बात है, इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं आपको लॉन्ग करना चाहता, ठीक। तो
इतना ही आपको समझना है, इससे ज़्यादा आपके लिए काम की चीज़ें नहीं हैं। ठीक, आपको बस ये याद रखना है कि बलों को जोड़ने पे मतलब किस तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक, तो आपको ये जो तरीका मैंने बताया उससे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको इसको न्यूमेरिकल बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि जो पैरेललोग्राम का जो रूल है वो क्या है। ठीक है, चलो, हो सकता है नेक्स्ट क्लास अगर फिर से थ्योरी होगी स्टूडेंट्स तो थ्योरी क्लास के बाद बताऊंगा, अदरवाइज ये चीज़ें हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। फर्स्ट लेक्चर था, आप अपने सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको इकट्ठा करिए और सभी लोगों को ये शेयर करिए, सबको भेजिए। ठीक है, और अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए, जिससे सारे बच्चों को फायदा हो और अपने आने वाले एग्जाम में आप लोग ढंग से, है ना, एग्जाम को धुआं धुआं कर सको, एकदम से उड़ा दो। ठीक है, तो अच्छे से आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का ना छूटे, इसके लिए हम मेरी और आपकी पूरी कंबाइंड मेहनत काम आएगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियोस आगे कंटिन्यू रहेंगे आप लोगों के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब आप आज से एकदम तैयारी शुरू कर दीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको अब पर डे लगभग क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए एक दो दिन मिस होता है तो कोई नहीं, अदरवाइज आपको पर डे ये मिलेगा जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। मेरा भी प्लान है कि आप लोगों को अच्छे नंबर से वर्कशॉप कैलकुलेशन और आपके ट्रेड थ्योरी में पास कराना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो।